हेलो मित्रों, बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग बिहार बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 के स्टूडेंट हैं तो साइंस के इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो आपके मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पर नए स्टूडेंट आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो भी अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, ऑप्शनल कंपलसरी होगा, उन सभी का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे आपको काफ़ी वीवीआई है, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे पहले जान लीजिए, आँख में किसी नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारे नेत्र तो बहुत छोटा होता है और हम क्या होते हैं कि बड़े बड़े भवनों को भी क्या करते हैं, हम आसानी से छोटे आकार में, मेरे आँख तो छोटा होता है लेकिन हम अपने बड़े बड़े भवनों को क्या होता है कि हम लोग आसानी से देख पाते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं सबसे पहला स्टेप कि हमारे आँख में किसी वस्तु का, बड़े से बड़े वस्तु का क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या होता है, बड़े से बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन एक और कंडीशन है, हमारे आँख में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है कि वास्तविक और उल्टा बनता है। तो वास्तविक और उल्टा बनता है तो उसको जो है लेंस द्वारा हमारे आँख में सही किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बोल रहा है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो देखिए वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, याद हो गया होगा किसी आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु से छोटा, छोटा वस्तु से और वास्तविक और उल्टा याद रख लीजिएगा। चलिए, ए टू जेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को याद करा दूंगा इस वीडियो में। तो आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है तो आप लोग याद रखिएगा, हमारे नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी कम हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमको जो है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। बच्चों समझ लो कैसे, तो जान लो, मेरा आँख क्या होता है कि छोटा होता है। जब कोई वस्तु भवन दूर में होता है और तेज प्रकाश में हमको देखने की ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है कि हम अपने आँख पे ऐसे करके हाथ रख लेते हैं। तो क्या होता है, हमारे आसपास की जो फोकस होता है वो क्या होता है, घट जाता है। और क्या होता है, हमको आसपास की वस्तु दिखाई नहीं दे सकता है और हमको क्या होता है कि दूर की वस्तु हमको दिखाई देता है। आप लोग अपने आँख के ऊपर जहाँ पे बाउंड्री होता है, ठीक ना, जहाँ पे बोरनी होता है वहाँ पे आप लोग ऊपर में हाथ रख के एक बार इस प्रश्न का एक्सप्लेन कीजिएगा कि हमको जो तेज प्रकाश में दूर की वस्तु को देखने के लिए हमारे आँख की फोकस को कम करना होगा। तो फोकस को कम करने के लिए आप अपने आँख के ऊपर जहाँ पे बोरनी होता है, पिपनी होता है, उसके ऊपर आप लोग हाथ रख के यहाँ पे ऊपर में हाथ रख दीजिएगा तो आपको वो दूर की वस्तु अच्छी तरह से दिखाई देगा। और पास की वस्तु को जो ऊपर रहेगा वो दिखाई नहीं देगा, साइड वाले वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। तो जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है तो हमको क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है और पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हमको निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा तो आपको निकट का प्रॉब्लम होगा, निकट वाली बीमारी हो जाता है आँख में। तो आप लोग याद रखिए, जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो निकट दृष्टि दोष। बच्चों ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा। चलिए, अब देखिए, एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म जो होता है वो कितने सतहों से घिरा रहता है। तो बच्चों याद रखिएगा, एक प्रिज्म सामान्यतः 5 सतहों से घिरा रहता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, एक प्रिज्म साधारण 5 सतहों से घिरा रहता है। प्रिज्म के बारे में पूछेगा तो अपना कोई भी हाथ पैर याद रखना है, 5 सतह। चलिए बच्चों, इन प्रश्नों को जरूर याद कर लिया। देखिए, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुतली के साइज को कौन जो है क्या करता है कि नियंत्रित करता है। तो आप लोग याद करिए, रेटिना जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। रेटिना जो है हमारे पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो आप लोग याद रखें, रेटिना। चलिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न को। और देखिए बच्चों, 1 से लेकर के 25 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगले वाले क्लास में आपको बता दिए थे। चैनल के पेज पे जाके आप लोग देख लीजिएगा।
देखिए, पर आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? तो देखिए, प्रकाश के जो है ना रंग, सबसे पहले जान लीजिए प्रकाश का रंग, जब आकाश का रंग जब नीला होता है तो ये सबसे पहले जान लीजिए प्रकाश की परिकिरण का कारण है। प्रकाश की परिकिरण कैसे, क्यों आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो जान लीजिए, समुद्र नीला रंग के जो है ना प्रकाश परावर्तन ज़्यादा होता है, ठीक ना। सबसे पहले जानिए नीला रंग जो है ना, ये जब समुद्र में सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो जो है ना समुद्र क्या करता है, ये नीला या किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वो क्या करता है, नीले प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, बाकी 6 रंग जो है इनको आकर्षित कर लेता है। तो इसीलिए जो आकाश का रंग जो है हमको नीला दिखाई देता है और इस घटना का परिणाम है प्रकाश का परिकिरण। चलिए बच्चों, एक देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खतरे के सिग्नल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा, खतरे के सिग्नल के रूप में लाल रंग के जो है ना प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का जो है ना प्रयोग किया जाता है, लाल रंग खतरे के सिग्नल के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को और। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा आप लोग याद रखिएगा बैगनी रंग का होता है। आप लोग अच्छा से देखिएगा इंद्रधनुष को, तो याद रखिएगा इंद्रधनुष का भीतरी रंग हिस्सा किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलित होता है, कौन सा प्रकाश सर्वाधिक विचलित होता है बच्चों? तो बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है। आप लोग याद रखिए, सूर्य के प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो कौन रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है, जिसको हम लोग वर्ण कहते हैं? तो बैगनी रंग। किस रंग का विचलित ज़्यादा होता है? बैगनी रंग का। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। देखिए, सबसे अधिक जब प्रिज्म से कोई भी प्रकाश गुजरता है तो सबसे पहले जान लीजिए, सबसे अधिक जो है झुकाव वाली रंग जो होता है, सबसे अधिक झुकाव वाली रंग वो आपको क्या होता है? बैगनी होता है। यहाँ पे बैगनी करेक्ट हो जाएगा। बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है और सबसे कम झुकाव जो होगा, सबसे पहले जान लीजिए सबसे कम झुकाव लाल का होगा, इसलिए जो है इसको हम लोग ज़्यादा खतरे तर के सिग्नल में उपयोग करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? तो आकाश याद रखिएगा, ये काला रंग दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। देखिए याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आपको पूछेगा, इसी तरह आपको पूछेगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आकाश का रंग, तो आप लोग याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है और चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। चलिए बच्चों 10 बार पूछा गया प्रश्न है, 2018 में तो डायरेक्ट पूछा गया प्रश्न है, प्रिज्म के किन वर्णों का परिकिरण सबसे कम होता है? तो आप लोग कहते हैं लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है, इसलिए हम लोग जो है ना इस वर्ण को दूर से भी देख लेते हैं, परिकिरण कम होता है, ठीक ना। इसलिए इस रंग को हम लोग खतरे के सिग्नल में या कहीं बड़े बड़े पैमाने पर इन रंग का उपयोग किया जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यहाँ पे सी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न को। इंद्रधनुष बनने में आवश्यक है कि सूर्य की किरणें निम्नलिखित बातों तो हो। देखिए, इंद्रधनुष में आवश्यक है कि सूर्य की किरणें निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले जान लीजिए, सूर्य की किरण जो है ना आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन या आंतरिक परिवर्तन के परावर्तन कारण जो है ना इंद्रधनुष बनता है। देखिए, सूर्य के प्रकाश का जो है ना आंतरिक अपवर्तन या परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है, ये याद रखिए। ये इंद्रधनुष क्यों बनता है? देखिए, बारिश वाले दिन में ही हमको इंद्रधनुष क्यों दिखाई देते हैं, ये प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बारिश वाले दिन में, क्योंकि सूर्य के प्रकाश जो है जब पानी पर पड़ता है तो क्या होता है कि वो 7 रंग परावर्तित कर देता है, लेकिन वो कहाँ दिखाई देता है? तो हमको बादल के ऊपर दिखाई देता है। ये आप लोग देखिएगा, इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? तो हमको बादल के ऊपर दिखाई देता है। जब वायुमंडल में जाता है प्रकाश, तो बादल पे क्या होता है कि 7 रंग की पट्टी को हम आसानी से देख लेते हैं। जब जिस दिन बादल नहीं रहता, प्रकाश की परिकिरण सब दिन होता है, लेकिन बिना बादल वाले दिन में वो बहुत दूर होता है, आकाश की दूरी काफ़ी दूरी है, लेकिन बादल निकट में होता है, तो इसलिए हमको 7 रंग की घटना आसानी से दिखाई दे देती है। देखिए, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? सबसे पहले अभी बताया था आपको बैगनी रंग का होता है, तो बैगनी रंग यहाँ पे आपको करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आँख का व्यवहार करता है, आँख में व्यवहार करता है, किस दर्पण का उपयोग करता है? तो आप लोग देखते हैं उत्तल लेंस का उपयोग आँख में होता है, ठीक ना। उत्तल लेंस का उपयोग आँख में होता है, क्योंकि उत्तल लेंस में किसी वस्तु का क्या बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब यानी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। तो बच्चों, अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पाए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।